हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। और ये पहला चैप्टर कक्षा 11 गणित, हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम में। और ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये जो मेरे पास कुछ पेज हैं, ये सबसे पहले हम बेसिक में कवर करते हैं। चैप्टर को हल्के हल्के से लेवल पे पढ़ते हैं हम। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं लेते हैं, कुछ छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं। ये आपके जो कोर्स है, आपका फुल कोर्स, उसमें इसका पीडीएफ लगा होता है। ये पूरा पीडीएफ लगा है आपके पास। ये कुल मिला के 22-23 पेज हैं, 22-23 पेजेस हैं लगभग, है ना। इसमें सारी चीज़ें हैं। इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी हैं, परिभाषाएं भी हैं। ये पूरा एक कंप्लीट नोट्स है आपके लिए। इसे आप ज़रूर पढ़ लें, अपना वीडियो लेक्चर देख लें पहले, ठीक, उसके बाद इसे पढ़ लें। ये पूरे चैप्टर का है। जैसे ये सीट में पूरी करूँगा, एक लेक्चर में, 2 लेक्चर में जब बेसिक बनाएंगे, तो इसे ज़रूर पढ़ लें आप। उसके बाद फिर एनसीईआरटी के जो सवाल हैं, या एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं, या एनसीईआरटी का जो लेवल है, हम उस पर जाके अपनी एक्सरसाइज करते हैं। वहाँ पर भी हम एनसीईआरटी के बेसिक को ध्यान में रखते हैं। बेसिक वहाँ पर भी हम पूरा करते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी के सारे सवाल करते हैं, विविध अभ्यास हो चाहे कुछ भी। उसके बाद फिर बाद में मैं अपनी तरफ से आपको एक विभिन्न पुस्तकों से छांटे हुए सवाल, जो कि कुछ बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं दुनिया में, भारत की भी हैं और विदेशों से भी, कुछ 20-30 साल का अच्छा रिकॉर्ड है गणित का, जो कि मैं बताता रहता हूँ आपको जब इस कोर्स के बारे में जानकारी देता हूँ मैं। तो उसमें से कुछ सवाल हल सहित, जो भी नोट्स या पीडीएफ आपको मिलेगा मेरी तरफ से, उसमें जितने भी सवाल होंगे उन सबके हल होंगे आपके, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ हो। दोनों सब्जेक्ट में ये चीज़ रहती है। लिखने की थ्योरी, लिखने का जो तरीका है, जो व्याख्यान देने का तरीका है या लिखने का तरीका, वो सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो मूल परिभाषाएं हैं, जो मेन डेफिनेशन हैं या नियम हैं, उनमें अदला बदली न की जाए। उनको जो कहता हूँ लिखो, बाकी अपनी मर्ज़ी से जैसे तुम्हें ठीक लगे। और बात देखो, फिज़िक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनमें बात समझने से ही बात का समाधान, बात का जो है समस्या का समाधान होता है। यानी बात समझने की ही होती है। जहाँ तक आती है बात, भाई समझ लिया, अब लिखें कैसे। तो लिखने के भी कुछ तरीके होते हैं जो कि हमारी समझ में बाद में आ जाते हैं। पहले हम उस चीज़ को समझ लें जिसको हमें लिखना है। खैर चलिए, समुच्चय। अब सबसे पहली बात आती है कि समुच्चय क्या है। तो इसे कहते हैं, बेसिक परिभाषा होती है इसकी, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, यानी अगर देखें कि समुच्चय किसे कहते हैं, तो समुच्चय होता है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। ये है समुच्चय, यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब वस्तु किसको माने, तो वस्तुओं को जब भी देंगे तब आप एक नंबर से देंगे, एक संख्या के बारे में बताएंगे, या कोई नाम बताएंगे। कोई नाम बताएंगे, कोई संख्या के पदों में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर अपनी तरफ से लिखें, तो वो लिख सकते हैं, ABC के पदों में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सा महत्वपूर्ण सा शब्द आया, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब है जिसकी पूर्ण जानकारी हो, यानी जिसकी पूरी जानकारी हो, ठीक, या जिसकी पूरी जानकारी निर्धारित कर दी गई हो, यानी जिसको निर्धारित कर दिया गया हो। अब जैसे मैं कहूँ, विश्व के मोटे व्यक्तियों का संग्रह। अब ये
विश्व के मोटे व्यक्तियों का जो संग्रह है ये कोई समुच्चय नहीं बनेगा, क्योंकि पता नहीं कितने मोटे व्यक्ति को हम मोटा व्यक्ति मानेंगे। ये कोई समुच्चय नहीं बनेगा, ठीक, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भाई किस व्यक्ति को कौन व्यक्ति मोटे कैटेगरी में आएगा, कितने मोटे से मोटा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि परिभाषित नहीं है, निर्धारित नहीं किया गया। सिर्फ ये लिख दिया गया विश्व के मोटे व्यक्तियों का संग्रह। ठीक, अब विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखो ये जो है ये भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि हम नहीं बता सकते भाई कौन कौन से जानवर खतरनाक हैं, कौन सा जानवर किसके लिए खतरनाक है, इसका पता नहीं है। ठीक, अब विश्व की नदियों का संग्रह, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें विश्व की नदियों के बारे में ये नहीं पता कितनी नदियां हैं, क्या है। नदी होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए। ठीक, तो कुल मिला के जब तक पूरी परिभाषा ना हो या पूरी जानकारी ना हो, तब तक, यानी सुपरिभाषित ना हो, तब तक उसे समुच्चय, संग्रह को समुच्चय नहीं कहा जाता। अब बात आई कि भाई जो समुच्चय है, अब उसका उदाहरण लो। अब जो समुच्चय है उसका उदाहरण दो। चलिए अब देखते हैं समुच्चय के उदाहरण। तो ये समुच्चय जो है के उदाहरण ऐसे लिख दिया मैंने, देखो इधर, और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। नंबर 1, आपके विद्यालय का विद्यार्थी, यानी आपके विद्यालय के विद्यार्थियों का संग्रह है। आपके विद्यालय के विद्यार्थियों का संग्रह। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि भाई कितने बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, उनके नाम भी पता है हमें, उनकी शक्ल भी पता है। उनकी संग्रह बनाने के लिए उनकी सारी जानकारी है हमारे पास, तो बन जाएगा समुच्चय। ये आ गया। इसके बाद भारत की सभी नदियों का संग्रह। तो अगर हम भारत की तरफ से देखें, अपने देश में देखें, तो ये भी समुच्चय बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है भारत में कितनी नदियां हैं, हम किस किस को नदी कह रहे हैं हमें अच्छी तरह पता है। गंगा नदी, यमुना नदी और जितनी भी नदियां हैं हम जानते हैं। इसके बाद प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का संग्रह। हमारे पास कुछ प्राकृत संख्याएं हम रखना चाहते हैं, तो प्राकृत संख्याओं का संग्रह हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 इस तरीके से हम एक संग्रह जान, क्योंकि हम प्राकृत संख्याओं के बारे में पूरी तरह जानते हैं, तो ये भी हमारे पास समुच्चय हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये सवाल उठता है कि भाई ये चीज़ें समुच्चय हैं या नहीं, तो इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है, इसका अनुमान कि भाई ये चीज़ समुच्चय में रखी जा सकती है या नहीं, क्या ये चीज़ पूरी तरह परिभाषित है या नहीं। अगर नहीं हो पा रही है तो समुच्चय में नहीं जाएगी। ठीक, इसका मतलब समुच्चय बनाने से पहले किसी भी संग्रह की प्रत्येक वस्तु को पहले सुपरिभाषित करना होगा और उस संग्रह के अंदर लाना होगा। दूसरी बात ये होती है कि समुच्चय या संग्रह में जो वस्तु रखी जाती है, उस तरह की कोई भी वस्तु
छूटनी नहीं चाहिए। अब जैसे हमने कहा कि आपके विद्यालय के विद्यार्थियों का संग्रह, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बच्चा विद्यालय का छोड़ दिया जाएगा। और अगर हमने कहा भारत की नदियों का संग्रह, सभी नदियों का संग्रह, तो कोई नदी छोड़नी नहीं है। प्राकृत संख्याओं की बात आई तो कोई प्राकृत संख्या छोड़नी नहीं है। अब जैसे हमने कहा पूर्ण संख्याओं का संग्रह, तो ये भी समुच्चय बन जाएगा। पूर्ण संख्याओं में जीरो भी ले लेते हैं, 0 1 2 3 इस तरीके से। तो प्राकृत संख्याओं क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है, और पूर्ण संख्या इसे कहते हैं होल नंबर। ये होल नंबर है, यानी शून्य प्राकृत संख्या में नहीं है, क्योंकि उससे किसी की गिनती नहीं होती। प्रकृति में शून्य के हिसाब से कुछ भी नहीं होता। तो प्रकृति में क्या है? शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। होल संख्याओं में शून्य है, पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, तो इसी तरीके से समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। और दूसरी बात कि जो भी वस्तुएं किसी समुच्चय के अंदर रख दी जाती हैं, उस तरह की कोई वस्तु छूटनी नहीं चाहिए, उस संग्रह से बाहर नहीं मानी जाएगी। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं। समुच्चय लिखने का तरीका यानी विधि। समुच्चय निरूपण विधि। ठीक, तो समुच्चय निरूपण विधि यानी कैसे इसको लिखते हैं। तो समुच्चय को लिखने के लिए क्या करते हैं? 2 ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरीके से। यूँ, यहाँ समुच्चय मान लिया समुच्चय ए, ऐसे परिभाषित हुआ A, B, C, D। तो समुच्चय ए में A, B, C, D ये होते हैं इसके अवयव। तो समुच्चय ए के अवयव A, B, C व D हैं, ऐसे लिख देते हैं। देखो, यानी समुच्चय मझले ब्रैकेट, मझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। ठीक, और इसे लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है समुच्चय निर्माण रूप, एक होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर फॉर्म में प्रत्येक अवयव को बताया जाता है, निर्माण रूप में ठीक केवल यह बता दिया जाता है कि यह किस प्रकार की वस्तुओं का संग्रह है। ठीक, अब जैसे मैंने कहा कि ए मैंने ऐसे लिखा है सपोज, ठीक, तो ये बेसिकली रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म है ये। ठीक, रोस्टर अवस्था। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर अवस्था या रोस्टर विधि बोल देते हैं, रोस्टर विधि भी बोल देते हैं इसको। यानी रोस्टर विधि में समुच्चय के अंदर के प्रत्येक अवयव को लिखना पड़ता है, ठीक, बताया जाता है। और समुच्चय निर्माण में केवल उन वस्तुओं के गुणों के बारे में बताया जाता है जो उसमें समुच्चय में हैं। अब देखो, रोस्टर अवस्था या रोस्टर फॉर्म हो गई या रोस्टर रूप हो गया। ठीक, रोस्टर रूप में लिखिए ए, यहाँ रूप भी लिख देते हैं कई बार, ये देखो रूप मैटर। अब दूसरे तरीके से लिखता हूँ, बी एक्स डॉट एक्स
एक प्राकृत संख्या है, बस। तो ये जो चीज़ है, ये समुच्चय निर्माण रूप है। प्राकृत संख्या यानी बहुत सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं भाई, बहुत सारी हैं, अनंत हैं प्राकृत संख्याएं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनते रहो, ठीक। तो हम इस चीज़ को समुच्चय निर्माण रूप में लिख देते हैं, यानी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक। यानी समुच्चय निर्माण रूप जरूरी नहीं है कि रोस्टर फॉर्म में जाए, 100% ये ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में चला जाए। तो दोनों की ही अपनी अपनी जगह है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक रोस्टर फॉर्म को निर्माण रूप में बदल लें, और इसका उल्टा भी ज़रूरी नहीं है। कहीं कहीं पर ये हो जाता है कि बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म आपस में बदल जाती हैं, यानी जो बिल्डर फॉर्म है वो बदल जाती है कई बार रोस्टर में, रोस्टर फॉर्म। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये हमेशा नहीं होता, ठीक। यानी ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। या फिर कुछ शर्तों के साथ हो सकता है, कुछ शर्तों के साथ भी हो सकता है, साथ हो सकता है। यानी लिखने की अगर कुछ शर्त लगा दें तो ये हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए उदाहरण बिल्कुल आपके सामने है। मान लीजिए मैं बी को रोस्टर फॉर्म में लिखूं, तो बी मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? 1 2 3 और 3 डॉट लगा दूंगा। इसका मतलब हो गया कि ये प्राकृत संख्याएं हैं। इसमें 1 2 3 ये सब डॉट, 3 डॉट लगाने का मतलब अनंत तक जाएगा। तो यहाँ एक छोटी सी शर्त लागू कर दी मैंने कि भाई 3 डॉट का मतलब है कि अनंत तक जाएगा। तो कुछ शर्त लगा दी मैंने। अगर मैं इसे पूरी तरह पूर्णतया रास्टर फॉर्म में लिखूं तो ये तो मैं लिखता ही रहूँगा सारी ज़िंदगी, सारी उम्र में मैं लिखता रहूँगा, ये तो कभी पूरा ही नहीं होगा। तो कुछ शर्तों के साथ समुच्चय निर्माण रूप रोस्टर फॉर्म में लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, जैसे अगर लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं और एक उदाहरण ले लूँ यहीं से। X विद्यालय का एक विद्यार्थी, विद्यालय का एक विद्यार्थी, ठीक। अब मान लीजिए मैं यहाँ लिखूँ एक विद्यार्थी, तो एक विद्यार्थी के लिए मैं क्या लिखूँ? या तो नाम लिखूँगा या रोल नंबर लिखूँगा। भाई किसी ना किसी तरीके से तो मैं विद्यार्थी को परिभाषित करूँगा ही करूँगा। अगर मैं यहाँ विद्यालय के सारे विद्यार्थियों के नाम लिखूँ, राम, श्याम, कालू, भोलू, मोटू, तो भैया मैं थक जाऊँगा। तो यानी इस चीज़ को मैं नहीं लिख सकता रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि विद्यालय के बच्चों के नाम लिखने की यहाँ व्यवस्था नहीं है। मुझे सारे बच्चों के नाम लिखने पड़ेंगे, 1000 2000 5000 बच्चे हैं। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ डॉट 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 लगा के भी काम नहीं चला सकता। प्राकृत संख्याओं में तो मैंने 1 2 3 लिख दिया था और डॉट 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 लगा दिया था मैंने, चल गया था मेरा काम, क्योंकि वो एक तरीका है गणित में।
लेकिन विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब सारे विद्यार्थियों के नाम तो मैं लिखने से रहा यहाँ पे। तो कुल मिला के ज़रूरी नहीं है कि समुच्चय निर्माण बिल्डअप फॉर्म रोस्टर में जाए, रोस्टर बिल्डर में जाए। हो सकता है जाए, हो सकता है ना जाए। ठीक, अब एक छोटा सा उदाहरण और लूँगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक समुच्चय है एक्स डॉट एक्स, जहाँ एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक हल है। मान लीजिए मैंने इसे ऐसे लिख दिया, जहाँ x, ये हटा लिया मैंने, जहाँ x समीकरण नंबर इतने इतने का एक हल है। ठीक, या जहाँ हटा दिया, यहाँ से देखो सीधा लिख दिया मैंने यहीं पे, x डॉट x समीकरण इतने इतने का एक हल है। बस इतनी बात लिख दी मैंने। दैट इज नॉट कोई भाषा का इसमें इशू है। x डॉट x को परिभाषित कर दिया ऐसे। अब ये आप देख रहे हैं कि इसमें कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं, ये नहीं पता। बस ये बता दिया कि ये, यानी इससे कोई समुच्चय निर्माण हो सकता है। समुच्चय निर्माण रूप है, तो ये निर्माण रूप है, साफ साफ दिख रहा है, ये तो निर्माण रूप है। अब अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूं, मैं उन अवयवों को, उन एलिमेंट्स को लिखना चाहूं जो इसमें होंगे, जो कि समीकरण के हल होंगे, तो क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, गुणनखंड करके इसको हल कर दूंगा। x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 बराबर, तो x बराबर आ गया 2 और x बराबर आ गया 3। तो यानी ये वैल्यू देखिए, ये आ गई दोनों। यानी अब मैं a को ऐसे लिख सकता हूँ, a बराबर 2,3, ये मेरा उत्तर होगा। यानी 2 और 3 इसके अंदर अवयव हैं। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि 2 और 3 का ये समुच्चय है और समुच्चय A को मैं वापस निर्माण रूप में लिखना चाहूँ, तो जाऊँगा नहीं वापस। यानी मैं यहाँ समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में तो आ गया, लेकिन यहाँ से वापस इस रूप में नहीं जा सकता मैं। बात को समझ रहे होंगे कि भाई हमने कहा भाई इसका समुच्चय निर्माण रूप ये है, इसमें कितने अवयव हैं वो आप लिख के बताइए। तो इसका हल कर लिया मैंने, समीकरण इतने इतने का हल है। समीकरण हल होने पे x के 2 मान आए, वो दोनों मैंने इसमें लगा दिए, तो मैंने उत्तर कर दिया। अब मैं प्रश्न को बदल देता हूँ, अब मैं इस सवाल को बदल देता हूँ। इस सवाल को बदलने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने सवाल ये पूछा, मैंने प्रश्न पूछा, ये प्रश्न पूछा मैंने। बात को यहाँ पकड़ना है कि भाई क्या क्या हो सकता है 2,3 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम एक रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप लिख सकते हैं, निर्माण से रोस्टर लिख सकते हैं, तो क्या हम दोनों तरफ से कर सकते हैं हमेशा? तो हमेशा नहीं हो सकता, हमेशा नहीं हो सकता। अब हमें क्या पता है कि समीकरण का हल है, हम कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं जो इन एलिमेंट के बारे में बताए। ठीक, अब हम लिख देंगे ए एक्स एक्स जो है
बिलोंग्स टू n, ठीक, और n जो है एवं n जो है ये है बड़ा 1 से, छोटा 4 से। ये लो, n क्या है? प्राकृत संख्या है, x प्राकृत संख्या है, ठीक। ये बिलोंग का निशान लगा देते हैं अपन, कहाँ से कहाँ तक है ये बिलोंग का साइन ये यूज किया जाता है, इसे लगा देते हैं बिलोंग्स टू, इसे बोल देते हैं बिलोंग टू। इसका मतलब होता है इंगित करता है, ऐसा बोल देते हैं, बिलोंग्स टू बोल देते हैं, या इसका तत्व है ये बोल देते हैं, अवयव बोल देते हैं, ठीक। तो x क्या है? एक प्राकृत संख्या है, ऐसे लिख दें यहाँ पे, और यह n 1 से 4 तक है। अब 4 नहीं है, 1 नहीं है, तो कितनी प्राकृत संख्या होंगी? 2 और 3 ही होंगी। तो इसका मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कुल मिला के ज़रूरी नहीं है अगर हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाएं तो इसके एक से अधिक फॉर्म भी बन सकते हैं, एक से अधिक रूपों में ये लिखा जा सकता है। और दूसरी तरफ से भी सेट बिल्डर से रोस्टर भी एक से ज़्यादा रूपों में लिखा जा सकता है, ठीक। तो इसका मतलब कोई भी ऐसी शर्त नहीं है दोनों रूपों को आपस में बदलने के लिए। हो सकता है एक रूप दूसरे रूप में लिखा जाए, हो सकता है ना लिखा जाए, हो सकता है एक रूप दूसरे रूप में लिखा तो जाए लेकिन एक से अधिक रूपों में भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो कुल मिलाकर समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर फॉर्म किसी भी समुच्चय के लिए आपस में बदले तो जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक तरीके से नहीं, एक से अधिक तरीकों से बदले जा सकते हैं। और यह ज़रूरी भी नहीं है कि एक रूप दूसरे रूप में बदला जाए। यानी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप के बीच में कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। हो सकता है यह एक दूसरे में बदल जाएं, हो सकता है ये ना बदलें, हो सकता है एक को दूसरे में बदलें तो एक से अधिक रूपों में ये चले जाएं। सारी बातें हो सकती हैं, ठीक। तो ये कन्फर्म हुआ कि भाई एक रूप दूसरे रूप में बदला जा सकता है, नहीं भी बदला जा सकता, और एक से अधिक रूपों में भी एक रूप का एक से अधिक उदाहरण भी हो सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब आ जाएगा आपका, शुरू कर दिया आ गया आपका समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, ये आपने देख लिया, इसके उदाहरण मैंने देख लिए। अब आएगा समुच्चयों का वर्गीकरण, यानी समुच्चयों का वर्गीकरण। तो यहाँ से हटा देते हैं, इसे बना देते हैं समुच्चयों का वर्गीकरण। इससे पिछली क्लास में हमने समुच्चय के बारे में मोटी मोटी सी जानकारी ली। समुच्चयों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, ये चीज़ है, यानी कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं, ठीक। तो पहले में इन्होंने कहा है परिमित एवं अपरिमित समुच्चय, यानी दो चीज़ें आई है, एक है परिमित और एक है अपरिमित। समुच्चय बहुत सिंपल सी बात है, ये जितना सिंपल चैप्टर दिखाई देता है दरअसल वास्तव में ये उतना है नहीं। सच्चाई ये भी है, दिखता तो है सब कुछ, परिभाषाएं हैं, ये है वो है, लेकिन जब हम इसके हायर लेवल पे जाते हैं तो काफ़ी कुछ उलझता है। जब मैं एनसीईआरटी में जाऊंगा, वहाँ आपको उदाहरण दूंगा, तो उदाहरणों में से कुछ और उदाहरण निकाल कर बताऊंगा आपको, तो देखो किस किस तरीके से ये बढ़ेगा लेवल पे। तो परिमित अपरिमित समुच्चय, तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या निश्चित हो,
यानी जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो। ठीक, ये बात पक्की हो गई। इसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, निश्चित ना हो। ठीक, अब जैसे मान लीजिए अवयवों की संख्या निश्चित हो, तो एक उदाहरण ले लेते हैं A 1 2 3। अब देखो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अवयवों की संख्या निश्चित हो, ये बात आई। तो अवयवों की संख्या निश्चित हो गई, देखिए। ठीक, जैसे फिर लिखा मैंने एक समुच्चय B, तो इसमें मैंने लिख दिया A B C, कुछ इस तरीके से D। तो देखो अवयवों की संख्या निश्चित हो गई है, यानी अवयव कितने हैं ये पता लग गया। अब यहाँ मैंने लिखा समुच्चय C x डॉट x एक प्राकृत संख्या है, जो कि हम अक्सर ले लेते हैं, एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या का मतलब कितनी भी प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं। तो ये अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, या ऐसे कोई भी जिसमें संख्या निश्चित ना हो, कुल कितने हैं ये ना पता हो, अनिश्चित हो। ठीक, तो ये अपरिमित समुच्चय है, और जिनमें संख्या निश्चित है वह परिमित समुच्चय है। जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय के विद्यार्थियों का समुच्चय, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं ये पता होता है, ये परिमित है। तो जहाँ संख्या मालूम है, कितने अवयव हैं, वहाँ परिमित है, जहाँ नहीं मालूम है वहाँ अपरिमित है। यानी ये सरल सी बात है। अब आता है हमारे पास रिक्त समुच्चय। अब लेते हैं रिक्त समुच्चय, यानी एम्प्टी सेट। तो कोई समुच्चय मान लीजिए एम्प्टी है, रिक्त समुच्चय है। जैसे मान लीजिए रिक्त समुच्चय, समुच्चय ए अगर रिक्त है तो इसको ऐसे लिखते हैं बस, ये रिक्त समुच्चय है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5। ठीक, अब कई बार ये होता है कि यार ए जो है ऐसा है 0। ठीक, तो ये कौन सा समुच्चय है? इसमें देखो एक अवयव है जो कि 0 है, एक अवयव है, तो एक ऐसा है, ये है परिमित समुच्चय। अभी बता रहे थे ये परिमित समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, तो रिक्त समुच्चय का मतलब है उसमें कुछ नहीं है, वह है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, जस्ट वेरी सिंपल, सिंपली क्लियर हो गया बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यानी जिस वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये सारी बातें इसमें बहुत आराम से लिखी हैं। इसको पढ़ लेना एक बार, इसमें छोटे मोटे कई उदाहरण हैं, इसको कर लेना। ठीक, ये जो मैं आपको पीडीएफ बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट सरकारी पीडीएफ है, ये बनाया हुआ पीडीएफ नहीं है मेरा पीडीएफ बनाया हुआ भौतिक विज्ञान में कहीं कहीं मिलता है, गणित में मेरा पीडीएफ बनाया हुआ बाद में मिलता है, जब मैं सवाल हल करके दूंगा आपको, कलेक्शन बना के दूंगा। ये जो परिभाषाएं हैं जो भी है ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अलग अलग तरीक़ों से इनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। बहुत सारे ऐसे बोर्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर ये कहीं कहीं आपको दिखाई दे भी सकता है। दैट इज़ ये है, एक होता है नेशनल ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय वाला जो फंडा होता है, वहाँ पर भी ये चीज़ चली जाती है कई बार ये किसी स्टेट बोर्ड में चली जाती है, कई बार किसी और परीक्षा के लिए चली जाती है। दैट इज़ प्रेस्क्राइब बाई ईजी लेवल। एनसीईआरटी का जो ईजी लेवल है वही है, इसे ज़रूर पढ़ लेना। ठीक, बहुत ईजी लेवल सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, पहले इसी को पढ़ लेना। जो लोग कह रहे हैं नहीं सिस्टम ठीक चल रहा है सर, समझ में आ रहा है, हम लोग बढ़िया समझ रहे हैं, हमें बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसके उदाहरण या इसके सवाल कर लेना, मत पढ़ना। ठीक, जिन लोगों को भाषा बनाने में दिक्कत आ रही है, लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे, वो इसे पढ़ लेना, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया। अब आया समान और तुल्य समुच्चय। समान समुच्चय, और इधर लिख लेते हैं तुल्य समुच्चय। यानी इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। समान का मतलब तो सीधा हो गया कि इक्वल है, इक्वल सेट्स, और ये इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक, अब जिन समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो, यानी जिन समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो, बस उन्हें क्या कहते हैं? तुल्य समुच्चय। अब जिन समुच्चयों में अवयव समान हो, ठीक, जैसे मान लीजिए एक समुच्चय है ए, ये है 1 2 3, और एक समुच्चय है बी, ये है 3 1 2। देखिए ये चाहे कैसे भी लिखा हो, है ना, 1 2 3 2 3 1, किसी भी तरीके से लिखा हो, तो ये जो समुच्चय है वास्तव में ये दोनों एक ही हैं, समान हैं, ए बराबर बी। अब यहाँ समुच्चय सी लिख दें 1 2 3, और यहाँ लिख दें समुच्चय डी ए बी सी। अब देखो फर्क समझ में आ रहा होगा। समुच्चय सी में कितने अवयव हैं? 1 2 3, डी में भी 1 2 3। तो अवयवों की संख्या केवल समान है, तो इसे कह रहे हैं तुल्य। और अवयव यदि समान है तो इसे कह रहे हैं ए बराबर बी, ये बराबर बी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि 3 1 2 पहले लिखें, समुच्चय के अंदर अवयवों का क्रम किस प्रकार है, इससे समुच्चय पर प्रभाव नहीं पड़ता, समुच्चय वही रहता है। ठीक, तो ये भी बात सिंपली समझ में आ गई, समान और तुल्य। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। ठीक, अब देखते हैं क्या होते हैं असंयुक्त समुच्चय। दो समुच्चय ए और बी असंयुक्त कहलाते हैं यदि उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, यानी बिल्कुल अलग अलग अवयवों के समुच्चय। ठीक, ए व बी असंयुक्त होंगे
यदि दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ को जानते होगे तुम, कॉमन, इसे बोलते हैं कॉमन, यानी सेम, बिल्कुल अलग अलग। जैसे मान लो ये ए बना लिया मैंने समुच्चय, इसमें लिख दिया ए बी सी, ऐसे, ठीक। और ये कोई समुच्चय बी बना दिया, इसमें लिख दिया मैंने डी ई एफ जी। तो आप देख रहे हैं, एक मैंने समुच्चय सी बना लिया, इसमें लिख दिया 1 2 3, ये देखिए ऐसे। तो हम देख रहे हैं कि ए बी सी में किसी में भी कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव एक जैसा नहीं है, कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ए बी असंयुक्त हैं, बी सी असंयुक्त हैं, सी ए असंयुक्त हैं, ठीक। तो समुच्चयों के प्रकार जो है धीरे धीरे कर रहे हैं। अब छोटे मोटे उदाहरण देखते हैं, क्या क्या मामला हमने सीखा है थोड़ा सा। ये चूँकि पीडीएफ है आपके पास, इसमें से ठीक से देखना है आपको। बेसिक लेवल पर इसी को पढ़ाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे, उसके बाद सीधे एनसीईआरटी पे चले जाएंगे। एनसीईआरटी से पहले एक इजी लेवल राउंड होना ज़रूरी है, ठीक। तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं सवालों की। अब मान लीजिए किसी समुच्चय में कोई अवयव है, जैसे मान लीजिए हमने एक समुच्चय बनाया ए, इसमें कुछ अवयव हैं 1 2 3। तो अवयवों को बताया कैसे जाता है? तो यहाँ पर ये कह रहा है बताओ कौन सी बात ठीक होगी कौन सी नहीं होगी। इन्होंने पहले सवाल में लिखा है 1 और डॉट 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 लगाया ए, दूसरे में लिखा है 4 और फिर डॉट 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 लगाया ए। तो कह रहा है खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरो। तो खाली स्थान भरने में यहाँ पर क्या आएगा? तो हम जान रहे हैं कि एक इसमें है तो इसे कहते हैं बिलोंग टू, ठीक, यानी इसमें ये है। अच्छा 4 देखो इसमें नहीं है 4 कहीं भी, तो इसे क्या लिखते हैं? नॉट बिलोंग टू, ये कट गया, ठीक। यानी अगर कोई अवयव किसी समुच्चय में है तो क्या निशान लगाते हैं? ये वाला, ठीक। 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, यानी 1 समुच्चय ए का अवयव है, ऐसा एलिमेंट बोलते हैं, इसे बोलते हैं एलिमेंट। समुच्चय 1 समुच्चय ए का एलिमेंट है, ठीक। इसके बाद कह रहा है जो हम समुच्चय नीचे दे रहे हैं उन्हें रोस्टर रूप में लिखिए, यानी समुच्चय निर्माण रूप में कुछ लिखा है उसे रोस्टर रूप में लिखिए। यानी यहाँ आया, उदाहरण ले रहे हैं रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहले वाला क्या है ज़रा देखें, दूसरे वाला यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। ओके, 2 ले लेते हैं। पहले में लिखा है ए एक्स एक्स जेड और -5 से 10 तक, यानी कुछ क्या लिखा है मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। इस तरह समुच्चय बनाया गया x और x बिलोंग टू z। z का मतलब होता है पूर्णांक, इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। z का मतलब है सिर्फ
पूर्णांक, यानी x एक पूर्णांक है, इसका मतलब ये हो गया। और कहाँ से कहाँ तक है? -5 बराबर x बराबर 10, कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ है। ये पहला है। अब हम इसे अगर लिखना चाहें राष्ट्र रूप में तो क्या करना पड़ेगा? 5 - 5 से लेकर 10 तक के सारे पूर्णांक लिखने पड़ेंगे। तो यानी यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर -5 -4 -3 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब देखो कितना बड़ा हो गया ये, सबके बीच में कोमा डाल दो, ये लो। ठीक, और ये बन गया, ये बना दिया, लो डन। अब दूसरे में क्या लिखा है? यानी ये जो है हमारा, ये हमारा उत्तर हो गया। बात समझ में आ रही होगी, सिंपल है बिल्कुल। दूसरा बना लो, चलो। बी में सेकंड में लिखा है इन्होंने बी, बी कैसा लिखा है? आर, यानी वास्तविक संख्या है। एक्स बिलोंग टू आर और x² - 1 = 0, कुछ इस तरीके से ये लिखा गया है। सिंपल। अब इसमें क्या है भाई, इसे हल कर लो। वास्तविक संख्या हल इसका है भी या नहीं ये देखो पहले, तो आएगी भी नहीं आएगी, देखो आ जाएगी। x² - 1 0, तो x बराबर +-1। तो यानी b में दो तत्व हैं, दो एलिमेंट हैं, दो अवयव हैं, एक है -1 एक है 1। तो ये हो गया तुम्हारा उत्तर, जो कि मैं उदाहरण दे चुका। इस तरह समीकरणों के हलों के जो उत्तर होते हैं वही लिख दे जाते हैं इस तरीके से। ठीक, दैट्स वेरी सिंपल। अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। ये पूरा आपको चेक करना है, अच्छे से अपना PDF पढ़ना है। 50% क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, 50% छोड़ दे रहा हूँ। सिंपल है, आपको खुद पूरा करना है। उत्तर इसी में है, इस सीट में आंसर बाकायदा दिए गए हैं, हल भी दिए गए हैं। मिलाएं, जांच करें, चेक करें। डाउट आने पर इसका फ़ोटो लें और मुझे लिख के व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर भेजें। मेरा नंबर आपके पास होता है। डाउट क्लियर करते हुए चलें सारी चीज़ों को। ठीक।